हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज का विषय फिनांशियल मैनेजमेंट है। एक्चुअली फिनांशियल मैनेजमेंट है क्या, इसे जानने से पूर्व हम पहले फिनांस टर्म पे बात करेंगे, क्योंकि हर टर्म्स का जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी टॉपिक को समझना। तो पूरे टॉपिक को समझने के लिए इसके वर्ड्स को भी अगर हम समझ लें तो वो हमारे लिए आगे आसान हो जाता है। चलिए, तो पहले जैसा कि फिनांशियल मैनेजमेंट, तो फिनांशियल मतलब फिनांस से हमारा संबंध है। फिनांस है क्या, यह पहले हमें समझना है, राइट। तो देखिए, एक्चुअली फिनांस जो हमारा है उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वित्त, ठीक है। यहाँ पर तो फिनांशियल मैनेजमेंट का हिंदी में तात्पर्य क्या है कि वित्तीय प्रबंधन से है। तो पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि यह फिनांस, राइट। तो फिनांस एक्चुअली क्या है, फिनांशियल से ये है ना, बनने से पूर्व ये फिनांस वर्ड है। एक्चुअली में मैनेजमेंट ऑफ मनी इज कॉल्ड फिनांस, है ना। वित्त हमारा क्या है कि मनी का मैनेजमेंट किया जाना है, तो मैनेजमेंट ऑफ मनी इज कॉल्ड फिनांस। वेरी सिंपल। मैनेजमेंट हम लोग समझते हैं, मैनेजमेंट हमारा क्या है, मैनेजमेंट टैक्टफुल्ली, इसे पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो मैनेजमेंट पर काफ़ी लंबा हम लोगों का, है ना, चर्चा हो चुका है। आज फिनांशियल मैनेजमेंट है, तो फिनांस को अभी हम लोगों ने इसके मीनिंग को समझने का प्रयास किया। तो और ये क्या है, कहलाता है कि मैनेजमेंट ऑफ मनी। तो मैनेजमेंट ऑफ मनी यानी मनी का जो है हमारा, है ना, क्या प्रबंध, यही हमारा क्या है, फिनांस है। अब रही बात कि आगे और भी हम इस पर विशेष क्या समझेंगे, तो ये कहता है कि फिनांस जो होता है एक्चुअली कि नॉट ओनली मैनेजमेंट ऑफ मनी, इट इंक्लूड्स इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, यानी कि हम इन्वेस्ट करते हैं, ऋण से इसका संबंध है, लेंडिंग से संबंध है, फिर बजट से इसका संबंध है, सेविंग से संबंध है और फोरकास्टिंग से संबंध है। इसका मतलब है कि फिनांस में हमारा क्या होता है कि ऋण हमें लेना देना जो है, यह भी हमारा क्या है, फिनांस में शामिल होता है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ फिनांस है। इसमें हमारा क्या होता है कि बजट की बात करता है। बजट हमारा क्या होता है कि ये एनुअल एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड हमारा क्या है कि रेवेन्यू है। तो ये तो हमारा क्या हो गया कि फिनांस हो गया, और इसी मैनेजमेंट को यदि हम, है ना, देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, फिनांशियल मैनेजमेंट होता है। बात आगे बढ़ी और हम लोग देखते हैं कि अब फिनांशियल मैनेजमेंट की तरफ कि एक्चुअली में ये है क्या, इसके डेफिनेशन को देखें। तो फिनांशियल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फिनांशियल रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स इट इज द कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड, है ना, यस, फिजिकल अप्रोच ऑफ एनी, है ना, libraries document, if I discuss about the library, but here very simple, just only I want to know that ki financial management, तो so we can understand here कि financial management is the planning, organizing, directing and controlling of financial resources to achieve organizational goals। तो ये कहता है कि वित्तीय संसाधनों की जो योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया है, इन्हीं प्रक्रियाओं को ही हम क्या बोलते हैं, फिनांशियल मैनेजमेंट। अब लाइब्रेरी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि लाइब्रेरी में भी हमारा कैसे और क्या होता है। तो फिलहाल जो कंसेप्ट है वो कि फिनांशियल मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग है ना। एक जब तक हम योजना हम नहीं करेंगे, इसे ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, संगठित नहीं करेंगे, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया हम नहीं करेंगे, तब तक यह फिनांशियल मैनेजमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें बोरोइंग, इन्वेस्टिंग, फोरकास्टिंग और बजटिंग भी शामिल है फिनांस में। तो सो वी कैन से कि फिनेंशियल मैनेजमेंट इज अ प्लानिंग, है ना,
ये प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है। ये एक्चुअली में जब क्या करते हैं कि इसे मैनेज करते हैं तो यह मैनेज बाय फिनांस मैनेजर। एक्चुअली जो इस है ना फिनांस को देखने वाला फिनांस मैनेजर जो उसे मैनेज करता है, तो ये मैनेज किसके द्वारा होता है? इसके द्वारा होता है, CFOs के द्वारा होता है, फिनांस ऑफिसर, चीफ फिनांस ऑफिसर्स, अकाउंटेंट्स एंड डिसीजन मेकर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो फिनेंशियल मैनेजमेंट ये रिक्वायरमेंट इसका कहाँ है? तो रिक्वायर्ड एट ऑल स्टेजेस फ्रॉम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। अब बात हम लोग करेंगे, यहाँ लेंगे लाइब्रेरी की भी है, चूँकि हम लोगों का जो संबंध है ना, फोकस किया गया है वो किस पर है कि लाइब्रेरी से भी है ना। तो लाइब्रेरी में फिनेंशियल मैनेजमेंट की बात अगर हम करें तो ये क्या है कि देखिए लाइब्रेरी में भी इसी तरह से हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट सोर्सेज होते हैं उसके परचेज के लिए है ना, या फिर हमारे रेयर डॉक्यूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं है ना, कुछ एसेट्स हैं, ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उन सभी के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ न कुछ तो हमें बजट चाहिए, क्योंकि वो एस्टिमेटेड होता है, राइट। तो वो बजट होता है, उन बजट को तो अगर हम क्या करेंगे प्रिपेयर करते हैं तो आखिर वो कहाँ आ रहा है? वो हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आ रहा है। तो लाइब्रेरी में भी ये हमारा क्या होगा कि वहाँ के जो मैनेजमेंट होगा वो है ना फिनांस मैनेजर के द्वारा, इट मीन्स कि वहाँ पर भी एक हमारे होंगे फिनांस मैनेजर, और वो कौन होंगे? हो सकते हैं हमारे वहाँ के जो चीफ होते हैं, हमारे जो हेड होते हैं, हमारे जो डायरेक्टर होते हैं, हमारे जो चीफ लाइब्रेरियन होते हैं, उनके पास भी इसकी नॉलेज होती है। बहुत सारे पुस्तकालय में क्या होता है, इसके लिए एक स्पेशल हमारा क्या होता है, टेक्निकल पर्सन्स होते हैं और वो फिनांस को देखते हैं, फिनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। अब ये रिक्वायर्ड एट ऑल स्टेजेस, तो फ्रॉम बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट टू एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट के लिए, डेली ऑपरेशन के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, इन सभी के लिए इसकी आवश्यकता है। ठीक है, एप्लीकेबल इन कॉरपोरेट, गवर्नमेंट, यानी हर जगह, चाहे बैंक हो, NGO हो, पर्सनल फिनांस हो, हर जगह इसकी आवश्यकता है, यानी फिनेंशियल मैनेजमेंट की हर जगह आवश्यकता है, चाहे वो कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन हो, हमारा लाइब्रेरी हो, हमारी गवर्नमेंट को भी, चाहे बैंक्स हो, NGOs हो, तो ये इसकी आवश्यकता है। नौ, इस टर्म को है ना सबसे पहले यूज, वो तो हम लोगों ने कंसेप्ट को देखा, तो ये पहला जो यूज हुआ वो कंसेप्चुअल, वो कहाँ? अर्ली 20th सेंचुरी है ना, 20th सेंचुरी में, और कहाँ? यूनाइटेड स्टेट। और ये बिजनेस फिनांस के लिए ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज हुआ था। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट है ना एक आउटलाइन बन जाता है। एक्सपेंडेड एकेडमिक यूज, अब देखिए एकेडमिक यूज का कब और कहाँ हुआ? 1930 के दशक से 1940 के दशक के बीच हुआ। कहाँ? हार्वर्ड में हुआ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, राइट, जो शिकागो में। तो ये हमारा क्या हो गया? दूसरा आउटलाइन हो गया। हम देख रहे हैं एकेडमिक फील्ड में भी, दूसरा हम देख रहे हैं कि फर्स्ट यूज इसका कंसेप्चुलाइज अगर करें तो वो 20th सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिजनेस फिनांस के लिए। ठीक है, तो यह हो गया। नाउ मॉडर्न स्कोप डिफाइंड, ये क्या है ना, तो 1900 पोस्ट 1950s। तो ये जो है मॉडर्न अगर इरा की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है? देखिए एरा सोलोमन है ना, तो एरा सोलोमन एंड गुटमैन ने क्या किया था? डगलस ने, इसने सबसे पहले डिफाइन किया था फिनांस को, यानी इस टर्म को, फिनेंशियल मैनेजमेंट को। तो ये नाम भी एक महत्वपूर्ण नेम है। फर्स्ट एकेडमिक यूज इन इंडिया, अब इस फिनेंशियल मैनेजमेंट टर्म्स को जो है एकेडमिक रूप में इन इंडिया में है ना कब यूज किया गया है ना, तो ये देखिए 1950 से 60 के दशक में ये कहा जा रहा है। और ये कॉमर्स बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहाँ किया गया। दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उस्मानिया यूनिवर्सिटी एटसेट्रा बताता है। फर्स्ट मेजर पुश
विथ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईआईएम। देखिए ये आईआईएम में है ना, सबसे पहले अगर ये देखा जाए तो बिजनेस एक एस्टैब्लिशमेंट के रूप में ये हमारा यह इंस्टीट्यूशन क्या किया 1961 से, और ये ऑनवर्ड अभी है जो फिनेंशियल मैनेजमेंट ये अभी हम लोग जान रहे हैं और देख रहे हैं, वहाँ पर क्या है कि वो पहला यूज किया था, राइट। फिनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज इंक्लूड, जैसा कि मैं पहले ही बताया कि हम लोग चूँकि लाइब्रेरी की ओर भी चलेंगे, तो देखिए इस मेथड्स का एलोकेशन पर कैपिटा है ना, तो ये लाइब्रेरी में क्या इंक्लूड्स करता है फिनेंशियल मैनेजमेंट किस रूप में। तो देखिए इसके एलोकेशंस को पर कैपिटा मेथड ये है क्या। पर कैपिटा मेथड कई बार इससे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं और संभावनाएं तो प्रत्येक एग्जामिनेशन में बनती है। ए फिक्स अमाउंट ऑफ मनी इज एलोकेटेड पर पर्सन, है ना। पर कैपिटा का मतलब है, पर कैपिटा यहाँ पर्सन से, पर पर्सन और यूजर से है ना। इसके बारे में ये बता रहा है कि कितनी हमारी लाइब्रेरी में जो यूजर्स आते हैं या फिर वहाँ पे एज ए टीचर भी होते हैं, है ना, जो है ना टीचिंग पर्पस, टीचर का मतलब यहाँ पर जो उसे गाइड कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, है ना। तो एक लाइब्रेरियन भी क्या होता है या लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हमारे क्या होते हैं, रंगनाथन ने कहा है ना कि ये लाइब्रेरियन जो होता है टीचर और टीचर्स होते हैं, है ना। तो इन्होंने यह भी बताया है कि किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में है ना उसका रेशियो क्या होता है ना। तो ये पर कैपिटा मेथड का मतलब है कि ए फिक्स अमाउंट ऑफ मनी इज एलोकेटेड पर पर्सन, यानी पर पर्सन पर कैपिटा के लिए फिक्स अमाउंट होना चाहिए, इस बात को ये दर्शाता है। तो यहाँ लाइब्रेरी के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं ना। यूजीसी ने पर कैपिटा मेथड को क्या बताया है, यानी कि पर हेड की बात कि कितना हमें है ना करना है, ये 1957 में, ठीक है। यूजीसी की लाइब्रेरी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, है ना, तो वो का इसमें बताया गया है कि 200 पर टीचर, यानी कि पर टीचर है ना, प्रत्येक टीचर के लिए 200, ठीक है, ये करना है, और 15 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स, ये पर ईयर की बात करते हैं, है ना, इतने एक वर्ष में। अब 1957 की बात है, उस वक्त समझिए कि वो काफ़ी 200 जो होगी राशि वो काफ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग अभी रेशियो निकाल कर अगर देखा जाए तो ये अपडेट क्या होगा। तो ये यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी 1957 में क्या की थी, है ना, उसने ये रिकमेंडेशन रखा था और यह बताया कि 200 पर टीचर, है ना, पर टीचर एंड 15 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो ये यूजीसी की। कोठारी कमीशन एजुकेशन ने क्या किया, जो 64 और 65 है ना में मतलब कि इसे फॉर्म किया गया था, तो ये 300 पर टीचर, है ना। यहाँ पर देखिए कोठारी कमीशन जो है ये 200 से कितना बताती है कि 300 पर टीचर एंड 25 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स पर क्या होना चाहिए, ये खर्च होनी चाहिए, ठीक है। अब रंगनाथन साहब की हम लोग बात करें तो इनका रिकमेंडेशन कितना था, ये कहते हैं कि कॉलेज लाइब्रेरी में 300 पर टीचर और 20 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो 20 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स और 300 पर टीचर्स, ये क्या होना चाहिए, रिकमेंडेशन इन्होंने किया कॉलेज लाइब्रेरी के लिए। स्कूल लाइब्रेरी के लिए 10 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स, ये 10 रुपीज़ पर स्टूडेंट्स और 300 को कॉमन रहने दिया गया। पब्लिक लाइब्रेरी में 50 पैसा पर पर्सन, यानी पर्सन का मतलब वहाँ रीडर से है, यूजर से है ना, ऑफ द जुरिस्डिक्शन। तो ये रिकमेंडेशंस था, इससे कई प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं अब प्रोपोर्शनल मेथड हमारा क्या है। प्रोपोर्शनल मेथड में प्रोपोर्शनल आखिर क्या है, तो ए फिक्स प्रोपोर्शनल परसेंटेज, है ना, ये कह रहा है कि फिक्स परसेंटेज ऑफ लोकल अथॉरिटी रेवेन्यू और टैक्सेस इज, है ना, आर मार्क्ड फॉर लाइब्रेरीज, यानी कि इसमें परमानेंट एक हमारा क्या होता है, लोकल अथॉरिटी के थ्रू जो होता है कि परमानेंट परसेंटेज को हम क्या करते हैं
कि एक मार्क कर देते हैं, है ना, लाइब्रेरी के लिए कि टैक्स के रूप में, जैसे सेस के रूप में हम लोग करते हैं ना, ये अधिनियम के तहत कि 1948 में हमारा जो चेन्नई मद्रास में जो अधिनियम लागू हुआ था, तो जैसे उस अधिनियम के तहत हमारा क्या किया गया कि जो है एक फिक्स क्या क्या है परसेंटेज कर दिया गया कि कितना हमारा होना चाहिए। ठीक उसी तरह से यहाँ पर यूजीसी भी रिकमेंड की है कि 6.5% जो है यूनिवर्सिटी बजट का क्या होना चाहिए, स्पेंड किया जाना चाहिए लाइब्रेरी में। अगर मान लिया जाए कि 100 करोड़ रुपीज क्या होती है कि यूनिवर्सिटी को मिलती है एनम फॉर एनम, है ना, और वो क्या करती है फिनेंशियल मैनेजमेंट के तहत क्या है कि अगर इतनी मिली 1 फिनेंशियल ईयर में, तो इसका 6 पॉइंट है ना 100 करोड़ अगर है, तो ये क्या होगा कि 6.5% जो है इसका 100 करोड़ का जो है वो लाइब्रेरी के लिए क्या करना है, देना है, यानी लाइब्रेरी के लिए स्पेंड करना है। ये यूजीसी का रिकमेंडेशन है। ठीक है ना। डॉक्टर एस आर रंगनाथन सजेस्ट करते हैं कि 6 to 5% नहीं बल्कि 6 to 10% क्या होना चाहिए, टोटल बजट का क्या होना चाहिए कि ये आपका रिकमेंडेशन किए हैं, टोटल बजट का लाइब्रेरी पर्पस के लिए किया जाना चाहिए। अब 100 करोड़ मिलता है तो उसमें 6 से 10% तक मिलना चाहिए। अब देखिए एक्सपेंडिचर प्लानिंग में हमारा क्या आता है, इस वित्त है ना वित्तीय प्रबंधन में कहते हैं कि हमारा एक तो रैकरिंग और दूसरा नॉन रैकरिंग क्या होता है कि हमारा फिनांस होता है। ठीक है, तो रैकरिंग जो एक्सपेंडिचर हमारा होता है, ठीक है, रैकरिंग में हमारा क्या होता है कि इसका मतलब ये बताता है कि एक्सपेंडिचर ऐसा होगा जो अक्यूर रेगुलरली, है ना, तो रेगुलरली हमारा जो एवरी ईयर होगा। तो रेगुलरली हमारा क्या होगा, देखिए रेगुलर जो खर्च होने वाला है या कुछ तो क्या है, या फिर रेगुलर जो हमारा इनकम आने वाला है वो क्या है। तो 2-3 चीज़ों को एग्जाम्पल लें तो रैकरिंग हमारा क्लियर हो जाएगा। हम लोग ऐसे कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, विभिन्न जगहों पर क्या है ना, ऐसा है कि आप या मैं कुछ राशि को जमा करता हूँ तो वो रैकरिंग में होता है, कुछ नॉन रैकरिंग में होता है। ठीक है, तो अब रैकरिंग का मतलब वहाँ पर क्या होता है कि हमें पर मंथ क्या करना है, एक फिक्स राशि को जमा करना है। ठीक उसी तरह से यहाँ रैकरिंग एक्सपेंडिचर की बात किया जा रहा है, व्यय की बात किया जा रहा है। तो जैसे सैलरी हमारा क्या होता है, रेगुलर पर मंथ, या फिर एवरी ईयर जो रेगुलरली यहाँ बताया जा रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ईयर में हमें कुछ ऐसी चीज़ों का कि कितना हम लोगों ने खर्च किया, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल रेगुलरली हमें खर्च करना है, सैलरी हमारा रेगुलर होगा। तो ये जो कह रहा है डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द लाइब्रेरी हमारा रिपोर्ट्स है, जो ईयर वाइज या मंथ वाइज अगर हम क्या करते हैं, जो व्यय करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो वो हमारा रैकरिंग के अंतर्गत एक्सपेंडिचर आता है। नॉन रैकरिंग एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा, नॉन रैकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो वन टाइम ओकेजनली हम एक्सपेंडिचर कर दें, है ना। अब वन टाइम हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों पर हम करते हैं जैसे रेनोवेट कर दिए तो वो ओकेजनली होता है। बुक का परचेज कोई हमारा क्या होता है कि ओकेजनली हम, है ना, ऐसा होता है कि हमें फिनेंशियल ईयर में कुछ करने हैं लेकिन नहीं किए जाते हैं, वो हम कभी भी 6 मंथ में जब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नीड्स होती है, या अभी मैं और आप लाइब्रेरी की स्टेटस को सभी लोग बेहतर जाने कि वो अभी वर्तमान में क्या है, कुछ है ना लाइब्रेरी को छोड़कर पब्लिक लाइब्रेरी को देखिए बहुत बुरी स्थिति है, यूनिवर्सिटी कॉलेज की लाइब्रेरी को देखिए तो संभवतः हमें लगता है कि 80% जो हमारे है ना स्टेट में, देश में है, उसकी स्थिति क्या है आप लाइब्रेरी की देख सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं एग्जाम्पल जो बिल्कुल लेटेस्ट भी हैं, जैसे RFID बेस्ड तक भी हैं और वो कम्प्लीटली मतलब कि वो ई लाइब्रेरी है ना। तो एक्सेप्शनल और कुछ परसेंटेज को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर हमारा क्या है कि कभी भी रेगुलर वो व्यय नहीं किए जाते हैं या लाइब्रेरी की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बुक का जो परचेज है या मैन्यूस्क्रिप्ट, कुछ ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट जो होते हैं, रेयर डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
उन सभी को भी कभी कभी हम लोगों के यहाँ रिसर्च सेक्शंस के लिए या मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शंस में क्या होते हैं कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए कि वो है ना यूजर्स को हम अधिक बेहतर सर्विस दे सकें, रिसर्चर और स्कॉलर्स की हेल्प कर सकें। तो यहाँ पर वो जो हम ओकेजनली करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, बुक का जैसे परचेज में एक्सपेंडिचर होना ये नन रेकरिंग। लेकिन यहाँ पर पुनः एक चीज़ मैं बता दूं, अगर ये जर्नल का सब्सक्रिप्शन होगा देन वो क्या हो जाएगा, रैकरिंग में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा ये है ना, इसका जवाब है क्योंकि आपने उसे जैसे ही किया, सब्सक्राइब किया, तो वो चाहे वो क्वार्टरली हो, मंथली हो, ईयरली हो, वो आपका रेगुलर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर में चला गया। तो जो रेगुलर हमारा होगा चाहे वो पेरियोडिसिटी उसकी कुछ हो, तो यहाँ जो ये मेंशन कर रखा है कि रेगुलरली है ना, एवरी ईयर, इट्स नॉट मतलब कि है ना ये जस्ट ही डिनोट्स ऑनली, इट इज द सिंबॉलिक कि ये हमारा सिंबॉलिक यहाँ पे ये बता रहा है कि रेगुलरली जो है एवरी ईयर। तो रेगुलरली एवरी ईयर का मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है रैकरिंग में कि वो अगर मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है जर्नल्स का, देन क्या होगा, वो क्वार्टरली, वीकली, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, फोर्टनाइटली, तो वो रेगुलर हमारे इंटरवल्स पे मिल रहा है। इट मीन्स कि वो रैकरिंग के अंतर्गत आएगा। और नॉन रैकरिंग में क्या होगा, जो ऑकेजनली होगा, ऑफेन होगा, राइट, यदा कदा होगा, तब हमारा क्या होगा, नन रैकरिंग। तो इस तरह से भी हमारा क्या होता है कि यह फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट हो जाता है, राइट। अब देखिए फिनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ प्रश्नों को अगर हम करें तो ये क्लियर होगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। पहला जो प्रश्न है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट प्राइमरली डील्स विथ, वित्तीय प्रबंधन मुख्यतः किससे संबंधित है। अब फिनेंशियल मैनेजमेंट किससे संबंधित है, आप देख रहे हैं ओनली फंड से है, ओनली अकाउंटिंग से है। तो ये डेफिनेशन में ही था कि ये हमारा क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फिनेंशियल रिसोर्सेज। तो दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ सेकंड वन इज दैट कि द कंसेप्चुअल बिगनिंग ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट इज ट्रेस्ड टू, वित्तीय प्रबंधन की वैचारिक शुरुआत कहाँ मानी जाती है। अब कहाँ मानी जाती है इसे भी हम लोगों ने देखा था। तो अब वित्तीय प्रबंधन की शुरुआत कहाँ हुई थी, अर्ली 20th सेंचुरी। देखिए 18th सेंचुरी हम लोगों ने तो कहीं देखा ही नहीं, तो ये तो गया, राइट। 1930 में ये इंडिया, यहाँ तो नहीं है, इंडिया की बात नहीं है चूंकि वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूँ, और 1991 में इंडिया में नहीं। इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, 20th सेंचुरी, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। नाउ थर्ड वन इज द फर्स्ट मेजर इंस्टीट्यूशनल पुश फॉर फिनेंशियल मैनेजमेंट इन इंडिया केम विथ, भारत में वित्तीय प्रबंधन को पहला बड़ा संस्थागत प्रोत्साहन कहाँ से मिला। तो कहाँ से मिला, ये IIM 1961, और वहाँ से ये ऑनवर्ड है ना, यानी कि वो कंटिन्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच मेथड ऑफ लाइब्रेरी फिनांस इज बेस्ड ऑन एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड अमाउंट पर पर्सन, पुस्तकालय वित्त की कौन सी विधि प्रति व्यक्ति एक निश्चित राशि पर आधारित है। चौथा प्रश्न ये बोल रहा है कि अब बताएं कि प्रोपोर्शनल मेथड होगा कि पर कैपिटा मेथड होगा, ग्रांट इन एड मेथड होगा या एंडोमेंट मेथड होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, पर कैपिटा मेथड जो होगा वो क्या होता है, एलोकेशन फिक्स्ड अमाउंट पर पर्सन, है ना। पर पर्सन पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति पर वो क्या होता है, जैसे रंगनाथन ने अपना दिया है, ठीक है, फिर क्या है कि डिफरेंट कमेटी UGC ने अपना दिया है। तो हर कमिटीज़ ने अपना अपना क्या किया है, रिकमेंडेशन दिया है या पर पर्सन पे कि क्या है हमारा। तो ये पर व्यक्ति वाला पर कैपिटा से संबंध है, ठीक है। UGC लाइब्रेरी कमेटी 1957 रिकमेंडेड फॉर कैपिटा एलोकेशन ऑफ, UGC पुस्तकालय समिति 1957 ने कितनी राशि की अनुशंसा की थी। देखिए इसकी अनुशंसा जो की थी वो हम लोगों ने देखा है कि वो 200, देखिए 300 तो UGC के द्वारा नहीं, 300 मैक्सिमम जो किया गया है, ये भी एक ट्रिक है या समझना में कि मैक्सिमम जो किया गया वो रंगनाथन साहब के द्वारा किया गया है,
ठीक है। तो 300 पर टीचर, ये तो ऐसे भी हमारा क्या हो गया कि यह नहीं है, रंगनाथन साहब ने इसे किया है, राइट। तो ये इसका नहीं, ये पूछ रहा है यूजीसी का। तो जब यूजीसी का पूछ रहा है तो हमें क्या होगा कि उसके बाद तो ये पर क्या हो गया कि 200 पर टीचर है और 15 पर स्टूडेंट है ना। तो ये हमारा हो गया सेकंड जो है वो राइट आंसर है, सेकंड वन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोठारी एजुकेशन कमीशन है ना, लाइब्रेरी एलोकेशन शुड बी, अब इसके द्वारा जो है कितनी राशि अनुशंसा की, तो जैसा कि रंगनाथन का तो बहुत अधिक था, तो अब रंगनाथन का अधिक था, इट मीन्स कि रंगनाथन के बाद फिर एजुकेशन कोठारी कमीशन भी क्या की है, वह भी की है। लेकिन इसमें अब ये अंतर होगा कि रंगनाथन ने जो किया था टीचर्स पे 300 किया था, लेकिन यहाँ पर जो था वो 20 पर स्टूडेंट था। तो कोठारी कमीशन जो थी वो दोनों में क्या कर दी है, हाईएस्ट कर दी। तो ये 300 पर टीचर एंड 25 पर स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया इसका राइट आंसर। बस ये ख्याल रखना है कि कोठारी में क्या हुआ कि यहाँ 25, रंगनाथन में 20, ठीक है, ये अंतर है। तो 300 वाले में रंगनाथन, देन हमारा ये कोठारी कमीशन। तो यह भी क्लियर ना। अब बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन रिकमेंडेड पर कैपिटा एलोकेशन फॉर पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। अब पब्लिक लाइब्रेरी के लिए कितना किया गया, तो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए उन्होंने बहुत ही कम 50 पैसा है ना, यानी 50 पैसा पर पर्सन ऑफ जुरिस्डिक्शन। तो ये उस वक्त की बात है ना। तो ये तो हमारा हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो 8वां है, इन द प्रोपोर्शनल मेथड लाइब्रेरी एलोकेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, अनुपात विधि में पुस्तकालय के लिए धन किस आधार पर दिया जाता है। तो ये कहता है कि फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ लोकल अथॉरिटी रेवेन्यू बजट, जो फिक्स्ड परसेंटेज होगा ना उसमें हमारा क्या होता है, लोकल अथॉरिटी है ना, जिसमें हमारा रेवेन्यू और बजट का होगा। तो ये प्रोपोर्शनल मेथड होता है। तो ये तो डेफिनेशन में ही था प्रोपोर्शनल मेथड का, तो सो दैट कि इट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज कि UGC recommended that what percentage of university budget must be spent on library। UGC ने विश्वविद्यालय बजट का कितने प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च करने की अनुशंसा की, तो कितना की थी UGC 6.5%। लेकिन इसी चीज को रंगनाथन ने कितना कर दिया था, रंगनाथन ने क्या किया है यहाँ पर हम लोग देखें 6 to 10%, ठीक है, 6 to 10% किया था। तो ये ख्याल रखना है हम लोगों को कि रंगनाथन के द्वारा 6 to 10% और UGC रिकमेंड किया था कितना 6.5%। तो रंगनाथन साहब के अनुसार ये हो गया, यहाँ पर पूछा गया है UGC के अकॉर्डिंग। चलिए तो ये क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एवरी ईयर फॉर डे टू डे लाइब्रेरी फंक्शनिंग इज कॉल्ड, पुस्तकालय के दैनिक संचालन हेतु हर वर्ष होने वाला व्यय क्या कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि डे टू डे, तो डे टू डे का मतलब क्या हो गया, जैसा कि मैंने बताया था डे टू डे ईयरली यानी रेगुलर जो हमारा होगा, जो कंटिन्यूस होगा वो रैकरिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे जर्नल की मैंने बात की थी, सैलरी की बात की थी, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा कि रैकरिंग एक्सपेंडिचर में आएगा। नॉन रैकरिंग में हमारा क्या आएगा, जो ओकेजनली होगा, बस इतना ही ख्याल रखना है, वन टाइम। जैसे रेनोवेट को मैंने एग्जाम्पल दिया था किसी लाइब्रेरी का, या कुछ है ना रिक्विजिशन है उसे हमें क्या करना है, लाना है, तो वो हमारा नॉन रैकरिंग में होगा, यानी कि वो डे टू डे नहीं है या फिर रेगुलर हमारा नहीं है, जो कंटिन्यूस नहीं है। तो ऐसा एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, नॉन रैकरिंग में होता है। तो दैट्स ऑल आज के लिए, थैंक यू सो मच। पुनः मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, राइट, थैंक यू।